बजे करेंगे तो भी मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 6:30 to 8:30 भी, 8:30 के बाद मैंने सबके लिए खाना वाना इजी हो जाएगा। इस तरह 9:30 से 10 बज जाता है। सरिता जैन से पूछ लीजिए, सरिता जैन मैडम से पूछ लीजिए। नहीं सर, वो भी मैनेज कर ही लेंगी, सब लोग कर रहे हैं तो वो भी कर लेंगी। सर खाना तो मुझे भी दिन में बनाना होता है, लेकिन कर लेते हैं मैनेज सर। अगर सबको ये सुविधा है तो एक लोग कर सकते हैं। तो हम लोग पहले वाले भी याद करिए ना, पहले वाले में अक्सर जो है प्रश्न जो उन्होंने किया था, तो होते थे कहते हम रोटी बना रहे हैं तब प्रश्न कर रहे हैं, तो मुझे तकलीफ होती है। 8 बजे सब लोग रोटी बना रहे होते हैं, अकेली वो फ्री होती है। रखे थे ना हम लोग, उस समय टाइम हम लोग 5:30 रखे थे। सर 6:30 बहुत अच्छा टाइम है, सही है। हाँ 6:30 सर जो बोल रहे तिवारी सर 6:30 सही है। तो हम सब लोग सरिता जैन मैम से रिक्वेस्ट करें कि वो हम लोग की बातों पर ध्यान दें। ठीक, तो हम लोग नहीं, देखो क्या होता है कि हाँ सर, इतने लोगों में किसी न किसी का तो मेजॉरिटी देखी जाती है एक्चुअल में, एक जने का नहीं, ठीक है ना सर। ओके सर, मेरे कारण अकेले ऐसा मत करिए सर। नहीं आपकी वजह से नहीं, वो तो कह रहे हैं आपसे पूछ रहे हैं। हम लोगों को देखिए, हम लोग सेकंड सत्र में सभी का स्वागत कर रहे हैं, और जो लोग नए आए हुए हैं, अशोक रंजन जी शायद नए आए हैं, उनको ज्वाइन कर लिया। अनिता जैन मैडम हमारी, उनका स्वागत है। अनिता जैन मैडम को स्वागत है। हमारे अनिता जैन मैडम हमारे जो है संवाई फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। श्रमन कुमार जी का स्वागत है, वो सीनियर थेरेपिस्ट हैं, अगली बार फैकल्टी के रूप में आने वाले हैं। तिवारी जी का स्वागत है, हमारे फैकल्टी हैं इस समय और प्रमोटर हैं हमारे। तो ये सब जितने लोग दिखाई पड़ रहे हैं, इसके अलावा अन्य सभी लोग जो जुड़े हुए हैं, उनका सभी का स्वागत है। हम लोग बार बार मैं कह रहा हूं, ज्ञान शक्ति का अद्भुत समन्वय और कर्म शक्ति का, ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति के अद्भुत समन्वय से हम लोग मानेंगे। ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति कैसे है? ऐसे जुड़ी होनी चाहिए जैसे समवायी जुड़ा हुआ है, समवायी भाव से जोड़िए उसको। ज्ञान शक्ति कम ना हो। जब कोई पूछे, सत्याजन मैडम सुनिए, जब कोई पूछे हाँ वो दही खाना बनाने चली गई। नहीं सर, खाना पीना हो गया सर, मैंने टोका नहीं जी सर। नहीं, हमने कहा कि जब ऐसे हो कि जब आपको पूछा जाए कि किडनी में कमी अगर होगी या किडनी डिफिशिएंट होगी, तो उसके दो सिम्टम केवल बताइए, और जिस दिन आप तुरंत बता दें कि सिम्टम नंबर 1 ये, सिम्टम नंबर 2 ये ज्ञान शक्ति है। कोई पूछे कि स्टमक हीट होगी तो क्या फर्क पड़ेगा, तुरंत बता दें कि ये फर्क पड़ेगा, ये ज्ञान शक्ति है। और कर्म शक्ति ये है कि जब कहें कि 5th स्पाइरल अपोजिट फ्लो लगा दीजिए, तो आपको ये सोचना न पड़े कि ये हम 09 कहां से लेंगे। अब ये नहीं कहना हूं, सोचना मतलब सोचना विचारना तो होगा ही, लेकिन तब आप कहें कि हम 5th स्पाइरल पे 0 पहले लाएंगे, फिर वहां पर हम उल्टा ले जाएंगे, फिर उसका डायरेक्शन चेंज कर देंगे, फिर ऊपर से। ये 3 चीजें जब आपको तुरंत बता दें आप किसी को, ये कर्म शक्ति है। तो दोनों शक्तियों का अद्भुत समन्वय करना है सारे लोगों को, तभी समवायी का मूर्त रूप, जिसको हम मूर्त रूप बोल रहे हैं, वही दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग तिवारी जी का स्वागत कर रहे हैं पुनः, और अब हम लोग जो है उन्हीं के हाथ में सौंप दे रहे हैं, क्योंकि शेयर उन्हीं को करना है। और समय हम लोगों ने आप तय कर लिया 6:30 से 7:30 और 7:30 से 8:30। यस सर। तिवारी जी नमस्कार। नमस्ते सर। आपका लेक्चर शुरू होने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा था, आप अपना मेरे को नंबर दे दीजिए। मैं बोल देता हूँ, समाई पे है, मैं फिर बोल भी देता हूँ। जी आप बोल दीजिए, मैं नोट करता हूँ। 8114 8114 000 000 189 189 336 ओके सर, थैंक यू। और भी नंबर नोट कर लीजिए, 9450 9450 544 544 716 716
व्हाट्सएप केवल पहले वाले पे चलता है, सेकंड पे नहीं चलता है। ओके सर, मैं कुछ थोड़ी बात डिस्कस करना है अनटेक्स्ट, वो बात करूंगा बाद में आपसे। बिल्कुल सर, स्वागत है आपका, जब चाहे हम लोग इजी टाइम कौन सा होगा सर? बात करूं तो इजी टाइम क्या होगा आपका? इजी टाइम आफ्टर क्लास 9 आफ्टर 8। नहीं, डे टाइम में, डे में पॉसिबल नहीं है क्योंकि 8 to 5:30 में ऑफिस में रहता हूँ। ओके सर, थैंक यू। तो सैटरडे आफ्टर 12 एंड संडे फुल डे खाली रहता हूँ। थैंक यू सर, वी कैन डिस्कस। वेलकम। चलिए, अरविंद सर को प्रणाम और सारे साथियों को प्रणाम। हम लोग कुछ पढ़ने की कोशिश करें, आपस में ज्ञान बांटने की। तो मैं शेयर करता हूँ थोड़ा। प्लीज सर। मेरे हिसाब से विजिबल होगा और ऑडिबल भी होगा। यस सर, जी सर। तो हम लोग आज चर्चा करेंगे थोड़ा रिप्रोडक्शन सिस्टम में, जिसमें मुख्य रूप से मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम पे आज चर्चा रहेगा। हम लोग रिप्रोडक्शन सिस्टम की जरूरत इसलिए है कि हम अपनी जो इस प्रजाति को है आगे बढ़ा सकें, अदरवाइज रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो प्रजाति समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकृति में प्रजाति को आगे बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन सिस्टम की जरूरत है, और हम लोग आज मुख्य रूप से मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम पे चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो ये बुक है BHB, जो हम सब लोग के पास शायद होगी, तो वो भी है और थोड़ा स्क्रीन भी है। तो कोई भी जो बेबी बॉर्न होता है, दो तरीके से होते हैं। एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और एक यूनिसेक्स है, बायोसेक्स है, यूनिसेक्स है। कुछ ऐसे भी प्रकृति में जानवर होते हैं जो अपने आप सिंगल ही उनके जन्म हो जाता है, जैसे घून क्या हम लोग बोलते हैं। लेकिन ह्यूमन जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो भी बेबी बॉर्न होता है उसका जो सेक्स होता है वो किन चीजों पे निर्भर करता है। उनके चीजों के निर्भर करने का जो ये तरीका है वो क्या है? जेनाइटल सेक्स है, गोनाइडल सेक्स है। जेनाइटल सेक्स, गोनाइडल सेक्स, जेनेटिकल सेक्स और मानसिकता, जिसको हम लोग साइकोलॉजी बोलते हैं। तो ये चार चीजें हैं जिन पर ये निर्भर करता है कि जो जाइगोट होगा उसका अपना सेक्स क्या होगा, मेल होगा या वो फीमेल होगा। जो भी मेल या फीमेल है, इनके पास जो 23 पेयर्स जो है, इनके न्यूक्लियस में 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स हैं, जिसमें जो 22 पेयर हैं वो ऑटोसोम है। तो ये जो 22 पेयर ऑटोसोम क्रोमोसोम्स हैं, ये उस जाइगोट के स्ट्रक्चर को, मतलब शरीर की संरचना और कार्यशैली पर को निर्धारित करते हैं। और एक पेयर जो क्रोमोसोम है, जिसे सेक्स क्रोमोसोम को बोलते हैं, वो डिसाइड करता है कि जो जाइगोट होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा। तो जो 20 ये पेयर में है, ध्यान रखना है, इतने पेयर है। तो ये देखते हैं कि जो मेल है उसके पास जो होता है 44XY, मतलब कि 22 स्पर्म जो होता है X का होगा और 22 स्पर्म Y का होगा। मेल के पास X और Y दोनों क्रोमोसोम, जबकि फीमेल के पास केवल XX है। और 26 पेयर है तो 24 पेयर, 22 पेयर ये डिसाइड करता है कि बॉडी कैसी बनेगी, और 1 पेयर डिफाइन करेगा कि वो मेल होगा या फीमेल होगा। तो अगर ये फ्यूजन होता है और फ्यूजन के समय 22X मेल का और 22X ओवा से फीमेल का अगर ये मिलता है और 44XY बनाता है, तो 44XY का मतलब ये है कि X और Y है तो ये मेल जाइगोट होगा। तो जो मेल बेबी बॉर्न होगा उसमें जो ये क्रोमोसोम पाए जाएंगे वो 44XY, मतलब Y भी है और X भी है। लेकिन अगर
ये केवल XX होता है तो इसका मतलब कि वो फीमेल बेबी होगी। तो ये जो डिफाइन होता है कि अगर 44X उसमें क्रोमोसोम है XY, तो अरे क्या हो गया, और 44XX है तो फीमेल होगा। नेचर का रूल क्या है, जो Y क्रोमोसोम्स होगा वो डोमिनेंट होगा और ये मेल के पास रहता है। तो ये कहा जा सकता है कि किसी भी बच्चे का जेनाइटल सेक्स का सूत्रधार उसका पिता है, क्योंकि उसी के पास Y है, X और Y दोनों है, और फीमेल के पास XX है। तो XX होने पे फीमेल होगा और XY होने पे मेल। तो ये कहा, ये शायद का कोई कहेगा कि वो लेडी है केवल उसको फीमेल बेबी हो रही है, तो ये शायद ठीक नहीं है। माने इस तरह ये जेनाइटल सेक्स का सूत्रधार उसका पिता है। ये असामान्यताएं हैं, क्योंकि ये जो 22 और 22 हैं, अगर ये 44XX 44YY तो ये 44XY या XX तो करेक्ट है। लेकिन ये जो असमान विसंगतियां हैं वो क्या है, मैंगोलिज्म 45XX, अगर 22 मिलके 24 होंगे, अगर ये 45 है और XX है तो मीन्स कि एक क्रोमोसोम ज्यादा है, X है या XY है, तो ये एक विसंगति है, इसको मैंगोलिज्म बोलते हैं। चेंजेस क्या है, तो 44 की जगह ये 45 है। इसमें क्या मिलेगा, ऐसा जो व्यक्ति होगा, जो ह्यूमन होगा, बिना ब्रिज की छोटी नाक, नाक के दोनों ओर और दोनों आंख का एंगल झुका हुआ, ये इस तरह की एक असामान्य, कान की साइज शेप असामान्य होगा, IQ लेवल कम होगा। टर्नर सिंड्रोम 44X है, इसमें क्या है, या तो एक X और होता या एक Y होता। तो केवल X होने से ये कहा जा रहा है कि ये महिला है, क्योंकि Y है नहीं। तो ये एक विसंगति है टर्नर सिंड्रोम। महिलाएं कद में छोटी होंगी, अविकसित होंगी, एक्सटर्नल इंटरनल सेक्स ऑर्गन डेवलप नहीं होंगे और मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होंगी। तो ये जो सिंड्रोम है, इसमें कमी क्या है, या तो एक X होता या एक Y होता, तो ये कमी है इसमें। एक तीसरा क्या है, किनफ्लेटर, मेरे हिसाब से FEL है, एक ई छूटा हुआ है, किनफ्लेटर सिंड्रोम। यहां देखिए 44XXY, इसमें एक X क्रोमोसोम ज्यादा, 44 तो सही है लेकिन 2 बार X है, तो ये एक विसंगति है, इसको क्लीनेफ्लेटर सिंड्रोम बोलते हैं। इसमें क्या होगा, पुरुष औसत कद के होंगे, क्योंकि X और Y दोनों है तो ये पुरुष होने की संभावना है। औसत कद के पुरुष, इनके पैर क्या होंगे, बाहें धड़ के अनुपात में लंबे होंगे, टेस्टीज विकसित होंगी और स्पर्म नहीं बनेगा, और इसमें जो पुरुष के सारे गुण होंगे वो नहीं होंगे और इनमें स्तन भारी होगा। तो ये विसंगति है। चौथी विसंगति जिसको हम लोग नपुंसक बोलते हैं, इनमें क्या देखने को मिलेगा, 46, ये जो 44 था ये 46 हो गया, XXY XYY 46X, ये अलग अलग तरीके का ये क्रोमोसोम्स दिख रहे हैं इसमें। तो ये क्या है कि इनके सेक्स क्रोमोसोम के अनुसार ये अविकसित होंगे और इनमें ये फिजिकल रिलेशन के काबिल नहीं होंगे, प्रोक्रिएशन नहीं होगा। तो ये हो गया 4 इस तरह के ये मुख्य जो है विसंगतियां हैं जाइगोट्स बनने में, कि अगर ये क्रोमोसोम्स प्रॉपर तरीके से 44XX या 44XY नहीं है तो इस तरह की कुछ होंगी, तो ये विसंगतियां आएंगी। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम में ये क्या क्या आर्गन आते हैं और कुछ आर्गन के फंक्शन क्या है और कैसे ये प्रोडक्शन में रिप्रोडक्शन सिस्टम काम करता है। थोड़ा हम लोग पीछे चलते हैं। हम लोगों ने कल पढ़ा था एंडोक्राइन ऑर्गन, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में
जो डक्टिलस ग्लैंड होती है कि एक पिट्यूटरी होती है। हम लोगों ने बोला था कि भौतिक सुखों की ग्लैंड है पिट्यूटरी, और पीनियल जो है आध्यात्मिक सुखों की ग्लैंड है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का एक महत्वपूर्ण भूमिका है इनमें कंट्रोलिंग में। और ये कहाँ पे होती है? कल हम लोगों ने देखा था क्रेनियल कैविटी में होती है, और 1 सेंटीमीटर के आसपास की साइज है। और पिट्यूटरी से 7 एंटीरियर पिट्यूटरी से 7 हार्मोन रिलीज होते हैं, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से 2 हार्मोन रिलीज होते हैं। उधर नहीं जाएंगे, बाकी हमारी जो जरूरत है जिन पे हम लोग चर्चा करना चाहते हैं। एक हम लोगों ने बोला था FSH फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एक बोला था ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और एक बोला था प्रोलैक्टिन। ये करते क्या है? तो एक तो हार्मोन है ये, इन हार्मोन का फंक्शन कहाँ पे है हम लोग देखते हैं। तो थोड़ा पिक्चर देखते हैं कि कैसे देखिए ये जो आर्गन है ना फीमेल मेल जेनाइटल आर्गन, इनमें जो मुख्य रूप से आर्गन है, एक तो पहले ये देख लें कि ये जिसको हम लोग बोल रहे हैं वो चर्चा क्या। ये आर्गन है टेस्टिज, मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम का। अगर आप देख पा रहे हो तो ये एक पिक्चर है जहां से ये पोर्शन है जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ये इसका लोकेशन ये है। ये फीमेल में यहाँ ओवरी होती है और मेल में यहाँ टेस्टिज होती है। टेस्टिज जो है इस पोर्शन को टेस्टिज बोलते हैं। ये जो पोर्शन स्पेशली है इसको टेस्टिज बोलते हैं, और ये जिसमें रहता है इसको स्क्रोटम बोलते हैं। हिंदी में नाम याद कर लेंगे, लेकिन टेस्टिज है, वृषण बोलते हैं। और ये पूरा का पूरा जो बाहरी वाला पोर्शन है जिसके अंदर ये टेस्टिज रहता है ये स्क्रोटम है। ये पेयर में है, दोनों तरफ है 1 और 2, सारे लोग इससे परिचित होंगे। तो ये टेस्टिज है। इसमें इस मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम में जो आर्गन जिनके हम लोग नाम लेने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या मुख्य रूप से आर्गन है, तो एक है स्क्रोटम, टेस्टिस, सेमिनिफेरस ट्यूबुल, इपिडिडाइमस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, इजैकुलेटरी ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड जिसको कॉपर ग्लैंड्स भी बोलते हैं। तो इनको देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि कहाँ है और किसको क्या बोलते हैं। तो अगर टेस्टिस को हम लोग इस तरह देखते हैं, हम फिर से वहां चलेंगे, पहले हम लोग खाली टेस्टिस को देखना चाहते हैं। टेस्टिस को अगर क्रॉस सेक्शन के रूप में देखेंगे तो वो इस तरह दिखता है। इसके अंदर क्या है कि टेस्टिस की जो बाहरी वाली लेयर है ट्यूनिका एल्बुजिनिया बोलते हैं, जो ये दिख रही है। कर्सर मूव करते हुए दिखता है ना? जी जी बिल्कुल, हाँ जी दिखता है। ये जो बाहरी लेयर है, ये जो पिंक कलर में दिख रही है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया बोलते हैं। ये अंदर से शेप रहती है इसकी, जिग-जैग मूवमेंट है, उसको एग्जैक्टली एक्सप्लेन थोड़ा अलग है। इसके अंदर जो ये पीले रंग का दिख रहा है इसको सेमिनिफेरस ट्यूबुल बोलते हैं। ये है सेमिनिफेरस ट्यूबुल। और ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल जो है ना बहुत सारे होते हैं, इसके बारे में और अभी पढ़ेंगे। खाली हमें जानना चाहते हैं कि कैसे दिखते हैं। ये आके एक इसमें ये जो पीला दिखता है रीटे टेस्टिज बोलते हैं, इसमें आके ये सब जुड़ जाते हैं, रीटे टेस्टिज। इसमें सारे के सारे यहाँ पे जुड़ जाते हैं। और यहां से ये जो पोर्शन दिख रहा है थोड़ा सा अलग कलर में, ये ग्रीन डार्क, कोई ग्रीन बोले इसको, ये इपिडिडाइमस है। और ये जो पोर्शन है जो ब्लू कलर में है ये वास एफरेंट है। और यहां पर जो है ना, ये जहां पे अभी मेरा कर्सर है ये वास इफरेंट है। फिर से मैं एक बार बोलता हूं, ट्यूनिका एल्बुजिनिया ये स्क्रोटम के अंदर लेयर है स्किन की। इसके अंदर जो ये पीली वाली एरिया है सेमिनिफेरस ट्यूबुल है। ये जो एरिया है जो पतली पतली है ये यहाँ जो जुड़ गई है रीटे टेस्टिज बोलते हैं। इसको वास इफरेंट बोलते हैं। ये इपिडिडाइमस है और ये जो है वास डिफरेंट। ये वास डिफरेंस, ये वास इफरेंट, ये एपिडिडाइमस की हेड, ये एपिडिडाइमस की टेल और एपिडिडाइमस की बॉडी। ये स्ट्रक्चर है किसकी? टेस्टिज की। ये जो टेस्टिज है इसकी इसमें स्ट्रक्चर है। अब हम ये क्यों पढ़ रहे हैं?
जो ये फेमिनिफेरस ट्यूबुल है, यहीं पर स्पर्म बनता है। जो शुक्राणु है वो यहीं पे बनता है, सेमिनिफेरस ट्यूबुल में। स्पर्म का जेनरेशन यहां पे होता है, यहां पे स्पर्म बनता है, और स्पर्म यहां से बन के इस रास्ते से मूव करता है, रेटे टेस्टिस में आता है, वास एफरेंट में जाता है, इपिडिडाइमस में जाता है, 3-4-5 दिन यहाँ रहता है, फिर ये वास डिफरेंस में जाता है और आगे चला जाता है। आगे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये टेस्टिस का क्रॉस सेक्शन है जिसमें स्पर्म के बनने की प्रक्रिया को यहां से हम लोग समझ सकते हैं। केवल ये टेस्टिस है, तो आगे हम लोग पढ़ते हैं कि ये क्या है। टेस्टिस के 2 तरीके काम है। एक हम लोग बोले थे कि एक इंडोक्राइन ग्लैंड है और एक्सोक्राइन ग्लैंड है। इंडोक्राइन ग्लैंड, जिसको हम लोग डक्टलेस ग्लैंड बोले थे, वो अपना सीक्रेशन डायरेक्ट ब्लड में चलता है, इंडोक्राइन। एक्सोक्राइन ट्यूब से जाता है। तो ये जो टेस्टिस है, ये दोनों का ही काम करता है, हार्मोन भी सीक्रेट करता है और ये स्पर्म को मूव, जैसे स्पर्म के लिए ट्यूब है, ये ब्लड में नहीं जाता। तो जो देखिए टेस्टोस्टेरोन का जो संश्लेषण करता है वो इंडोक्राइन ग्लैंड है, और जो स्पर्म का जनरेशन करता है वो वाई है, एक्सोक्राइन है। माने वो डक्ट के थ्रू करता है, कोई एक रास्ता चाहिए, पैसे चाहिए। तो ये टेस्टिस जैसे पेनक्रियाज है, ये लोग क्या करते हैं, इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों के ही काम करते हैं। तो ये 2 तरह के काम करता है, शुक्राणु का जनन करता है, टेस्टोस्टेरोन का संश्लेषण करता है, ये दोनों काम करता है। अब इनके यूज को हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा। इसको हेट्रोकाइन भी कह सकते हैं। यस, हाई है, दोनों है। हाँ, दैट्स व्हाई इट इज दोनों काम करता है, एक्सोक्राइन भी और इंडोक्राइन भी। इंडोक्राइन में इसका मतलब ये हुआ कि इसका नाम हेट्रोकाइन भी कह सकते हैं। हेट्रोक्राइन, HETRO हेट्रोक्राइन। अब एक बार देख लीजिए अगर आप सही हो तो, क्योंकि मैं उस पर अभी कुछ नहीं कह रहा। जहां पर दोनों काम जो ऑर्गन करता है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, उसको हम हेट्रोक्राइन भी कहते हैं। जैसे आपका वो भी है, पेनक्रियाज भी है। हाँ, पेनक्रियाज भी करते हैं, ये भी करते हैं। हाँ, और ये भी करते हैं। So this can be called as atropine also. Okay. Thank you. Welcome, sir. अब ये यहां पर जो है, ये जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल है, ध्यान से अब हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। ये सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के पिक्चर है जो हम लोग वहां देख रहे थे। लोब्यूल्स बोलते हैं, जो ऐसे ऐसे बने इनको लोब्यूल्स बोलते हैं। ये सेमिनिफेरस ट्यूबल है जिसकी हम लोगों ने चर्चा की थी। तो जो सेमिनिफेरस ट्यूबल है, ये क्वांटिटी इनकी ज्यादा हो सकती है। वापस इसमें देख लें एक बार, हम लोग टेम्परेचर पढ़ लेंगे, अभी थोड़ा इसको बात कर लेते हैं। 30 डिग्री 37 डिग्री टेम्परेचर को पढ़ लेंगे। इसमें क्या है कि ये 250 के आसपास कंपार्टमेंट है एक टेस्टिज में, और हर कंपार्टमेंट में 2 से 4 सेमिनिफेरस ट्यूबल है। मतलब टेस्टिज में कितने कंपार्टमेंट है, 250 के अप्रॉक्स है लगभग, और एक कंपार्टमेंट में जो सेमिनिफेरस ट्यूबल है, जो क्वाइल्ड है, ये कितने हैं, 2 से 4 हैं। तो हम एक्चुअली स्पर्म के फॉर्मेशन पे जाना चाह रहे हैं। तो ये जो सेमिनिफेरस ट्यूबल है, जिसको ये सेमिनिफेरस ट्यूबल है, इसमें 1 2 3 2 4 हो सकते हैं। तो सेमिनिफेरस ट्यूबल के आसपास चारों ओर, जैसे मान लीजिए कि ये एक ट्यूबल है जिसमें 4 सेमिनिफेरस ट्यूबल है एग्जांपल के लिए। तो जो सेमिनिफेरस ट्यूबल है, इसके बाहर जो जगह होती है, इसमें इंटरस्टिशियल स्पेस जो है, इसमें लेडिक सेल पाए जाते हैं जो टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन करते हैं। और इसके अंदर जो इस तरह का ये शेप दिख रहा है, मेल जर्मिनल सेल इसको बोलते हैं, और भी बहुत सारे नाम है। जो ये ग्रीन कलर में ऐसे दिख रहा है, यहीं पर सेल जर्मिनेट होते हैं। जो सेल बनते हैं वो इसमें बोलते हैं मेल जर्मिनल सेल, इसमें बनते हैं।
और ये जो रेड कलर से दिख रहा है इसको सर्टोली सेल बोलते हैं। इस सेमिनिफेरस ट्यूबल में क्या मिला, एक वो सेल जिसमें स्पर्म जेनरेट होंगे, मेल जर्मिनल सेल, सर्टोली सेल, और जो ये बाहर है जो इन चारों या जितने भी ये 2 या 4 सेमिनिफेरस ट्यूबल है, इनके बाहर जो जगह है इंटरस्टिशियल फ्लूइड भरा रहता है, इसमें सेल ऑफ लेडिक सेल होता है। जो लेडिक सेल क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन करता है। ये टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, अब देखिए यहां जर्म बनते हैं और ये सर्टोली सेल होता है। सर्टोली सेल क्या करता है कि इन स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, और ये जो टेस्टोस्टेरोन है इसको, ये एक प्रोटीन है, तो एड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जो होता है सर्टोली सेल के पास, वो बाइंड कर लेता है टेस्टोस्टेरोन को और यहां पे ले जाता है। तो ये न्यूट्रिशन और बाकी चीजें प्रोवाइड करते हैं सेल को। तो सेल मजबूत होगा या सेल को ताकत जो भी मिलेगी न्यूट्रिशन, वो इसमें मिलेगा सेमिनिफेरस ट्यूबल में, सर्टोली सेल से मिलेगा। और सर्टोली सेल एंड एड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जो टेस्टोस्टेरोन है या, तो टेस्टोस्टेरोन का कहां से हुआ प्रोडक्शन, सेल ऑफ लेडिक या लेडिक सेल जो इंटरस्टिशियल में रहते हैं, और जर्मिनल सेल जो स्पर्म बनेंगे वो यहां से बनेंगे। तो ये काम करेगा एंडोक्राइन का और ये काम करेगा एक्सोक्राइन का। तो ये टेस्टिज, ये दोनों ही काम करता है। तो यहां पर स्पर्म बनेंगे। हम स्पर्म बनने की प्रक्रिया पे चर्चा करने की कोशिश कर रहे थे कि ये हाँ, तो अब ये क्लियर हो रहा है ना सबको? थोड़ा काइंडली रिपीट करें इसको। हाँ सर। ये देखिए, ये जो ये एरिया है इसको लोब्यूल बोलते हैं। ये एरिया जो है इसको लोब्यूल बोलते हैं। एक लोब्यूल में 250 करीब कम ये लोब्यूल होते हैं कंपार्टमेंट। एक कंपार्टमेंट में 2 से 4 सेमिनिफेरस ट्यूबल होते हैं। राइट सर। ओके, आप अपनी किताब को इसको पढ़ेंगे तो वहां दिखेगा आपको सेमिनिफेरस ट्यूबल। अगर मान लीजिए कि एक लोब्यूल में ये 4 सेमिनिफेरस ट्यूबल हैं, तो एक की अगर हम संरचना की बात करें तो इसके अंदर इस तरह के मेल जर्मिनल सेल होते हैं जो स्पर्म को डेवलप करते हैं, जनरेट करते, मतलब उसको बनाते हैं। इस तरह जो ये शेप दिख रहा है मेल, इसको और भी बहुत सारे नाम है, हमको सारे नाम याद नहीं है, मेल जर्मिनल सेल बोलते हैं। ये मेल जर्मिनल सेल स्पर्म को बनाते हैं, स्पर्म को बनाते हैं। और स्पर्म को भोजन कहां से मिलेगा, उनको न्यूट्रिशन चाहिए। तो ये जो 4, अगर एग्जांपल के लिए 4 सेमिनिफेरस ट्यूबल हैं, तो इनके बीच में जो स्पेस है इंटरस्टिशियल स्पेस, इसमें इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी होगा, उसमें लेडिक सेल होते हैं, सेल ऑफ लेडिक बोलते हैं। अच्छा सर। सेल ऑफ लेडिक, जैसे ये जो जैसे जहां पर अभी क्रसर है इसको आप सेल ऑफ लेडिक बोल सकते हैं। तो सेल ऑफ लेडिक या लेडिक सेल स्रावित करता है, सीक्रेट करता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को। टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा ये, और यहां पर ये जो रेड कलर का दिख रहा है, यहां पे एक सर्टोली सेल होता है। इसके अंदर ये सर्टोली सेल में ही स्पर्म अपनी गर्दन डाल देते हैं। आप देखेंगे तो एक स्पर्म इसमें घुसा हुआ है। ये यहां से न्यूट्रिशन प्राप्त करता है, जितनी चीजें उसको चाहिए। तो वो सर्टोली सेल क्या करता है, ये टेस्टोस्टेरोन एक प्रोटीन है, ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बनाता है सर्टोली सेल, और टेस्टोस्टेरोन को बाइंड करके अंदर लेके चला जाता है। टेस्टोस्टेरोन यहां से अंदर जाएगा सर्टोली सेल के हेल्प से। वो कैसे ले जाएगा, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन की हेल्प से बाइंड करके अंदर ले जाता है, और यही इनका भरण पोषण करते हैं। क्लियर? राइट सर,
हाँ, क्लियर। स्पर्म का भरण पोषण न्यूट्रिशन जो भी चाहिए वो टेस्टोस्टेरोन से होगा, सर्टोली सेल की हेल्प से। सर्टोली सेल खुद प्रदित करता है, ये होगा। तो ये एक है, बाकी ऐसे 4 होंगे और पूरे टेस्टिस में 250 के आसपास होंगे। और ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल माने क्वाइल्ड फॉर्म में रहता है, ये प्रोडक्शन होता है। इसको हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा आगे। ये देखिए हम लोग ये पढ़े थे, ये और ऊपर से पढ़ लें, आगे चले गए थोड़ा सा ये भी पढ़ लें, जो कि ये जो टेस्टिज है ना, ये बॉडी में लोअर पोर्शन में रहता है, एब्डोमेन के बाहर। एब्डोमेन के बाहर रहने का रीजन क्या है कि जो टेस्टिज है इस पे स्पर्म का जो बनना है, स्पर्मोजेनेसिस, शुक्राणु जनन, ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही संभव है। अगर स्क्रोटम का टेम्परेचर मोर देन 38, 39, 40 हो गया या कम हो गया तो ये शुक्राणु का जनन नहीं होगा। एप्रोप्रिएट टेम्परेचर, इसको ऑप्टिमम टेम्परेचर, वो 37 डिग्री है। तब ये कैसे मेंटेन होगा? कभी हम दौड़ के आते हैं, जाते हैं, दौड़ते हैं, कुछ भी करते हैं तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो अगर ये टेस्टिज बॉडी के रहता है, अंदर रहता है, तो उसका भी टेम्परेचर बढ़ सकता था। तो बॉडी के टेम्परेचर से दूर रहेगा, तो अगर वो बॉडी से दूर रहेगा एब्डोमेन से, तो बॉडी का टेम्परेचर उसको कम प्रभावित करेगा। तो स्पर्म तभी बनेगा जब 37 डिग्री है। तो यह हम बहुत कोल्ड स्टेज में है कहीं, तो आप देखेंगे कि अगर बहुत ठंडक की स्टेज होती है तो स्क्रोटम बॉडी से चिपक जाता है, ऊपर की तरफ सिकुड़ के आ जाता है और वो बॉडी से हीट लेता है। अगर कोल्ड सीजन है तो आप देखेंगे कि ये टेस्टिज स्क्रोटम पूरी तरह से एब्डोमेन से चिपक जाती है, और जो ही हम काम करते हैं, कुछ और करते हैं, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, वो नीचे की तरफ चला जाता है। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 डिग्री मेंटेन रहने पर ही शुक्राणु का जनन होगा, स्पर्मोमेटोजेनेसिस। कार्य क्या करता है ये तो हम लोगों ने अभी बात किया था। साइज क्या है, शेप कैसी होती है, ये देखिए इलिप्स की तरह होती है, जैसा पैराबोला हम लोग बोलते हैं, एलिप्स की तरह होती है। और ये 7 महीने तक, अगर बच्चा पेट में है तो 7 महीने तक ये एब्डोमेन में रहती है, अपने पेट में, और 7 महीने बाद धीरे धीरे ये टेस्टिस स्क्रोटम में उतरती है, और 8वें महीने में पूरी तरह से डिसेंड हो जाती है, डिसेंड डाउन हो जाती है। लिखा जन्म के पूर्व नीचे उतर आती है, डिसेंड डाउन। तो कब? 8वें महीने में। 7 महीने तक वो अंदर रहती है टेस्टिज। साइज 4 to 5, लंबाई, चौड़ाई 2.5 एंड मोटाई 3 सेंटीमीटर। ये साइज है टेस्टिज की। वजन 10.5 to 14 ग्राम करीब करीब है। अब जो ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल है, इसकी लंबाई कितनी है? 60 से 70 सेंटीमीटर है, और डायमीटर 200 माइक्रोन के प्लस के आसपास है। इसके अंदर जो हमने बोला था कि जर्मिनल एपिथेलियम है, जहां से जर्म बनते हैं वो, और मोटिक डिवीजन से शुक्राणु बनते रहते हैं। एक जर्म सेल से लाखों शुक्राणु कितने दिन में बनते हैं? 73 ± 4। हम लोगों ने पहले चर्चा किया था कि कैसे बनते हैं, और इनकी साइज यहाँ मेंटेन की बताई गई है कि 73 ± 4 दिन में बनते हैं। 10 लाख शुक्राणु पर ग्राम टेस्टिज, माने 1 ग्राम की टेस्टिज में 10 लाख शुक्राणु बन सकते हैं, और टाइम पीरियड है 73 ± 4। ये उसके विवरण है। ये वृषण से अधिवृषण, वही टेस्टिज से वास एफ्रेन में जाएंगे, वहां नॉन मोटाइल और नॉन फंक्शन रहेंगे। 3 हफ्ते बाद ये वास डिफरेंस में जाएंगे और वह मोटाइल और फंक्शनल हो जाएंगे। इपिडिडाइमस जिसको हम लोग बोले थे, ये एनर्जी हाउस है। ये देखिए, ये इपिडिडाइमस, इसी में 3 से 5 दिन रहते हैं,
और यहाँ ये एनर्जी हाउस है, यहाँ एनर्जी गेन करते हैं वो 3 से 5 दिन रहते हैं, और सारी एनर्जी गेन करने के बाद बॉडी इपिडिडाइमस से एनर्जी गेन करने के बाद ये टेल ऑफ इपिडिडाइमस से मूव करके ऊपर की जाते हैं, और इसको बोलते हैं हम लोग वास डिफरेंस। हम लोगों ने पहले चर्चा किया था, यहाँ बनेगा, इस रास्ते से मूव करेगा, इसको रेटे ऑफ टेस्टिज बोलते हैं, रेटे टेस्टिज, ये वास इफरेंट और इपिडिडाइमस, और ये वास डिफरेंस, यहां से ऊपर की तरफ ये मूव करते हैं। हम इपिडिडाइमस से निकलने शुक्राणु के अन्य कहीं भंडार गृह नहीं है, कहीं वो स्टोर नहीं होते हैं, ये शरीर से लगातार बाहर नहीं निकलते हैं, ये रिक्वायरमेंट्स पे बाहर निकलते हैं। और वैज्ञानिकों का मानना है कि 3 से 5 दिन का जीवन व्यतीत करके क्या हो जाते हैं, स्वतः मर जाते हैं, और इनके जो तत्व हैं शरीर में उपयोग में आ जाता है, पुनः उपयोग में आ जाता है। जो वास डिफरेंस ये ऊपर ले जाती है नली, ये नली वापस इसको मूव करती है, इसको हम लोग अभी चर्चा करते हैं, इसको क्या करते हैं। इसमें एक चीज पढ़ लें कि वास डिफरेंस 46 प्लस माइनस 2 सेंटीमीटर लंबी, 2 mm डायमीटर, मिलीमीटर डायमीटर है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड में से गुजर रही यूरेथ्रा में खुलती है। इसी स्थान पर सेमिनल वेसिकल की डक्ट भी है। शुक्राणु आशय हालांकि प्रथम सेकेंडरी ऑर्गन है, इसमें हम ये अभी एक्सप्लेन करते हैं, इसमें शुक्राणु पाए जाते हैं। कुछ क्षण के लिए ये यहाँ विश्राम करते हैं शुक्राणु। अब ये कहाँ करते हैं, हम लोग इसकी चर्चा करते हैं। ये एक पिक्चर है जिसको हम लोग देखें। अभी हम लोगों ने चर्चा किया था, यहाँ टेस्टिस में ये बनेगा स्पर्म, और इस रास्ते से मूव करता हुआ ये पेयर में है, दोनों आएगा, ये यूरेथ्रा को यूरिनरी ब्लेडर को क्रॉस करके ऊपर से आएगा, ये रास्ता बनेगा, ऐसा करेगा, यहां से आएगा, यहां से करके ये रास्ते से ये बाहर निकल जाएगा। मूवमेंट का पाथ फिर देखें, यहां से स्पर्म चलेगा इस रास्ते से, ऐसे 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 निकल जाएगा। अब कैसे कैसे मूवमेंट हो, ये यूरिनरी ब्लेडर है, ये वाला ये यूरिनरी ब्लेडर है, इसमें दिख रहा है, वास डिफरेंस ही आएगा। ये जो पाउच नुमा दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं सेमिनल वेसिकल। ये पाउच नुमा जो दिख रहा है, ये ध्यान रखिएगा पेयर में है, दोनों ओर है, इस पाउच को बोलते हैं सेमिनल वेसिकल। ये सेमिनल वेसिकल यहां से जुड़ गया है, यहां तक ये वास, इधर से जब आएगा तो यहां तक है वास डिफरेंस, और सेमिनल वेसिकल से जब ये यहां पर जुड़ जाएगा तो इस डक्ट का नाम हो जाएगा इजैकुलेटरी डक्ट। जब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो इजैकुलेटरी डक्ट हो जाएगा, ये डक्ट हो जाएगा, से दोनों के जुड़ने के बाद ये डक्ट बन जाएगा। अब नेम आगे देखते हैं। ये सेमिनल वेसिकल है, ये जो पोर्शन दिख रहा है जो यूरेथ्रा के ठीक बाहर है, इसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, जिसको नॉर्मली मेल सुनते हैं कि उनका प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ गया। जब बढ़ जाएगा तो इस ट्यूब को दबाने लगेगा तो यूरिन पास होने में दिक्कत होने लगेगी, और ये यूरेथ्रा है जहां से ये बाहर निकलता है, ये पूरा पेनिस है। थोड़ा इस पिक्चर को देखते हैं, ये उसी पिक्चर को थोड़ा अलग फॉर्मेशन है। ये देखिए यहां से ये निकल के जाता है, इसको पार करते हुए आता है। ये ध्यान से देखिए, इस यहाँ एम्पुला एक शब्द लिखा हुआ, एम्पुला वहां नहीं था तो इसलिए लिखा था। ये जो पाउच वहां दिख रहा था अलग कलर में, ये पाउच ये सेमिनल वेसिकल। चूंकि अलग अलग पिक्चर है तो थोड़ा अलग अलग लोकेशन हो सकती है, हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। एम्पुला है, एम्पुला का मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो डक्ट है ना, वास डिफरेंस, डक्ट नहीं ये वास डिफरेंस है, यहाँ पर इसकी थिकनेस ज्यादा है, ये मोटाई ज्यादा है, और यहां पर कुछ देर के लिए स्पर्म रुकता है,
माने यहाँ पर नॉर्मल ट्यूब से थिकनेस इसकी ज्यादा है, और भी कुछ होगा लेकिन इसका थिकनेस ज्यादा है, वास डिफरेंस है। वास डिफरेंस का ही पार्ट है, लेकिन ये एम्पुला है, ये सेमिनल वेसिकल है, ये दोनों मिल जाए। जब ये दोनों मिल जाएंगे तो देखिए इसका नाम हो गया इजैकुलेटरी डक्ट। दोनों की मिलने के बाद, इसके पहले ये एम्पुला था, ये सेमिनल वेसिकल, मिलने के बाद इजैकुलेटरी डक्ट। और ये जो पोर्शन है ये यूरेथ्रा प्रोस्टेट ग्लैंड था, ये इसी से आके यहां से ये यूरिन इसमें जुड़ता है। तो अब देखिए ये प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा हो गया। जब यूरिन आके मिलेगा यूरेथ्रा को तो यहां पर इसका नाम हो गया प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। और अलग अलग जगह चूंकि यूरिन बाहर निकलता है तो इसको यूरेथ्रा या स्पॉन्जी यूरेथ्रा अलग अलग नाम है। और इस तरह करके यहां से बाहर निकलता है, और यहाँ एक्सटर्नल यूरेथ्रा ओपनिंग है यहाँ। तो ये यूरेथ्रा का पास यूरिन और सीमेन एक ही रास्ते से बाहर निकलता है। ठीक, अब इसको जानने की थोड़ी और कोशिश करते हैं। ये जो सेमिनल वेसिकल, अब स्पर्म खुद जो है नहीं मूव कर सकता, उसको मूव करने के लिए बहुत सारे लिक्विड चाहिए, माने न्यूट्रिशन चाहिए, उसको फ्लो होने के लिए लिक्विड चाहिए, चाहे वो जिस फॉर्म में हो, गाढ़ा हो, फ्लो करने के लिए। तो वास डिफरेंस जिसको हम लोग पढ़े थे इपिडिडाइमस, वहां पे फॉर्मेशन लिक्विड का भी होता है, जहां पर हम लोग टेस्टिस में पढ़े थे यहाँ पर। तो उसके बाद ये यहाँ से मूव करता है, लिक्विड में तैरता हुआ, फ्लो करता हुआ आता है। सेमिनल वेसिकल ये रिलीज करता है अपना फ्लूइड, सेमिनल फ्लूइड। इसमें जो रिलीज करता है, इसमें फ्रक्टोज एक हायर क्वांटिटी में और होता है, बहुत सारा फ्लूइड ये देता है सेमिनल वेसिकल इसमें। तो इसमें फ्रक्टोज भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। और जो पूरा सीमेन होगा, स्पर्म और सीमेन का अंतर यह है कि सीमेन में सारे लिक्विड फ्लूइड मिले होते हैं, उसमें स्पर्म एक पार्ट है जो टेस्टिस से बनता है। तो ये सारी चीजें मिल के स्पर्म बनते हैं, सारे फ्लूइड मिल के, उसको स्पर्म बोलते हैं। और उसी स्पर्म सारे सीमेन बोलते हैं, और उसी में स्पर्म मूव करता है। तो सेमिनल वेसिकल से फ्लूइड आता है, यहां से प्रोस्टेट ग्लैंड से भी प्रोस्टेटिक फ्लूइड आता है, ये भी अपना फ्लूइड सीक्रेट करता है, वो इसमें डाल देता है। इसके आगे देखिए ये एक बल्ब की तरह, ये एक इस तरह दिख रहा है, ये बल्ब की तरह बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, इसको कूपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये भी अपना फ्लूइड सीक्रेट करता है। और ये सारे फ्लूइड एक साथ मिल के इस रास्ते से बाहर निकलते हैं सीमेन के फॉर्म में। सीमेन का बाहर निकलने की प्रक्रिया को इजैकुलेशन बोलते हैं। तो सीमेन इस रास्ते से निकलता है, यहां से स्पर्म मिलता है, बाकी जगह से मिलता है, यहाँ सेमिनल वेसिकल अपना फ्लूइड देता है, प्रोस्टेट ग्लैंड अपना फ्लूइड देता है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये तीनों ग्लैंड अपना फ्लूइड इसमें ऐड करते हैं, और तब ये बाहर की तरफ निकलता है। तो टोटल 4 टाइप ऑफ द फ्लूइड हो गए सर। हाँ, इपिडिडाइमस अपना फ्लूइड देता है, देखिए बहुत लोग देते हैं ना। सेमिनिफेरस ट्यूबल में टेस्टोस्टेरोन का फ्लूइड आता है, ये भी तो देते हैं ना, तभी मूव करेगा ना। यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन अगर फ्लूइड नहीं देगा, बाकी चीजें, तो ये मूव कैसे करेगा? उसको वो तो उसको फ्लो करना है ना फ्लूइड में। थोड़ा और इसको देखना चाह रहे थे। देखिए सेमिनल वेसिकल फ्लूइड सीमेन का 60% पार्ट होता है, जिसमें फ्रक्टोज वो है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो देता है मिल्की कलर देता है, और बल्बो यूरेथ्रल भी अल्कलाइन और म्यूकस देता है। इस बात को एक बार और समझने की कोशिश करते हैं कि जो यूरिन होता है वो एसिडिक नेचर में होता है, जो यूरिन होता है वो एसिडिक नेचर में। और अगर जीआईटी याद करें तो हम लोग का जो लार भी है वो भी एसिडिक होता है। स्टमक में एसिड जरूर रिलीज होता है, लेकिन बाकी मैक्सिमम जगह एल्कलाइन की बात होती है। तो ये जो स्पर्म है, अगर वो
एसिडिक नेचर में रहेगा तो उसकी डेथ हो जाएगी। तो स्पर्म को जिंदा रहने के लिए, मोटाइल रहने के लिए एल्कलाइन एटमॉस्फेयर की आवश्यकता होती है। तो ये देखिए अभी हम लोग देख लेंगे बहुत सारी चीजें, कुछ की चर्चा कर लेते हैं। फीमेल के पास उनसे फ्रक्टोज रिलीज नहीं होता, सेमिनल वेसिकल फ्रक्टोज रिलीज करता है। और अगर किसी महिला के साथ मतलब इंटरकोर्स हुआ है, आप उसको रेप या जो कुछ बोले, तो उसके जेनाइटल ऑर्गन पर फ्रक्टोज के द्वारा ये चेक किया जाता है कि मेटिंग हुई है या नहीं। तो कुछ भी हो सकता है, आप रेप बोले जो भी बोले, अगर उसके जेनाइटल ऑर्गन पे फ्रक्टोज मिलता है जो केवल मेल के सेमिनल वेसिकल से रिलीज होता है, तो ये माना जाएगा कि मेटिंग हुआ है। तो रेप कंफर्म करने के लिए फ्रक्टोज की टेस्टिंग होती है फीमेल जेनाइटल ऑर्गन पे। ये प्रोस्टेट ग्लैंड ये मिल्की कलर देता है, और जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है ये जो लिक्विड देता है। जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड कहाँ था? सबसे बाद में था। नेचर में अल्कलाइन तो सब है, ये हाईली अल्कलाइन है, म्यूकस सीक्रेट करता है और लुब्रिकेशन करता है। इस पिक्चर को फिर से देखें, इसी को देखना है। ये देखिए यहां पर बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है, माने यूरेथ्रा की ओपनिंग के सबसे नजदीक क्या है? बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है। ये क्या करता है? म्यूकस देता है, हाईली अल्कलाइन लिक्विड देता है। इनका क्या है कि ये सबसे पहले सीक्रेट करता है एल्कलाइन मटेरियल और म्यूकस और चीजें। तो मेटिंग के दौरान लुब्रिकेशन का जो पहला काम है वो ये करता है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। इसलिए ये जब एक्टिव होता है तो इमीडिएटली यहां से भले वो ना निकले, सीमेन ना निकले, लेकिन म्यूकस रिलीज होने लगता है जो इस पूरे जो हाईली अल्कलाइन है। तो इस पूरे जोन को ये क्या कर देता है? एल्कलाइन बना देता है, क्योंकि हमने यूरिन पास किया हुआ है पहले और ये जोन एसिडिक है, तो स्पर्म आएगा तो स्पर्म की डेथ हो जाएगी। तो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का जो सबसे सीक्रेशन इसमें मिलता है, और ये क्या करता है? इस एरिया को अल्कलाइन बना देता है। और दूसरा, ये फीमेल जेनाइटल ऑर्गन में भी जाता है, प्रवेश करके वहां भी अल्कलाइन बनाता है, क्योंकि वहां भी यूरिन से, क्योंकि जहां जहां भी एसिडिक नेचर का आइटम मटेरियल है वो हम स्पर्म की डेथ करा देगा। तो हमको स्पर्म को मूव करने के लिए उसमें एनर्जी की जरूरत है, न्यूट्रिशन ताकत चाहिए, लेकिन एटमॉस्फेयर एल्कलाइन चाहिए। तो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड की सबसे बड़ी भूमिका है लुब्रिकेशन एंड एल्कलाइन नेचर। मिल्की कलर कौन दिया? हम लोगों ने अभी बात किया था, ये मिल्की कलर हम लोगों का ये प्रोस्टेट ग्लैंड से मिल्की कलर आता है। तो ये थोड़ा बहुत हो सके कहीं 60 की जगह 70 लिखा हो, ये थोड़ा डिफरेंस हो सकता है सेमिनल वेसिकल से, मैक्सिमम जगह 60 लिखा होगा। हाँ, तो जो भी है, तो ये एक है। और हम पहले इसमें जो है ये हम लोगों ने जानने की कोशिश किया कि ये किस तरह फंक्शन करता है, और इसमें कुछ चीजें और जानते हैं, एक दो चीज। सेलाफ्लेडिक्स वाला हमने क्लियर कर दिया था, और हमने यही देखिए वैसे बोले वेसिकल्स को, उसका पर्पज यही है कि वो सेमिनल फ्लूइड देता है एक्चुअली डक्ट में, प्रोस्टेट ग्लैंड ये देता है। हाँ, एक चीज और देखिए, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है, इसको देखिए समझिएगा। इट्स कंटेन क्लॉटिंग एंजाइम दैट थिकन द सीमन इन वेजाइना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
प्रोस्टेट ग्लैंड जो है, जो एंजाइम सीक्रेट करता है, वो सीमेन को गाढ़ा करता है वजाइना में। मतलब यहां गाढ़ा करता होगा वहां, क्योंकि जब तक वो ठीक नहीं होगा, अगर रन करेगा, माने इजीली फ्लो करेगा, तो हो सकता है कि सीमेन फ्लो करके बाहर आ जाए वजाइना से। तो उसको अंदर बने रहने के लिए उसमें क्या करता है, ये उसको ठीक करता है। इट्स कंटेन क्लॉटिंग एंजाइम दैट thickens the semen in the vagina, increasing the likelihood of semen being retained close in the cervix. ये सबको क्लियर हो रहा है? इनसाइड ऑफ वजाइना मोटा रखता है कि सीमेन फ्लो करके बाहर ना निकले और उसकी कुछ लाइफ रहे, अदरवाइज बाहर निकलेगा तो वो वेस्ट हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है प्रोस्टेट ग्लैंड द्वारा जो मिल्की सीक्रेट करता है फंक्शन, ये जानना जरूरी है। मैंने जानना जरूरी क्या, जानना चाहिए हम लोगों को। तो ये हो गया, मैंने इसका एक फंक्शन है कि वो ऐसा काम करता है। बाकी चीजें हम लोगों ने करीब करीब पढ़ ली है। और हाँ, ये वापस यहाँ पर आते हैं। ये एलएच टेस्टोस्टेरोन करता है। अब ये इसको यहां से जानते हैं थोड़ा कंट्रोलिंग कैसे होती है। एक चीज ये जान लेते हैं, और अगर ये मेजर किया जाए कि फर्टाइल और इनफर्टाइल कैसे है, बाकी हम लोग पढ़ लेंगे कि क्या क्या आता है, अगर तो बुक से भी देख लेते हैं। इसमें 90% वाटर है सीमेन में, 10% सॉलिड है, 3.5 ml एक इजेकुलेशन में रहता है, प्लस माइनस 1.5। इसको कलरलेस या मिल्की बोल सकते हैं। और इसका पीएच 7.4 है। 7.4 का मतलब अल्कलाइन, ठीक है, क्योंकि 7 को न्यूट्रल और लेस देन 7 इज द एसिडिक, तो पीएच 7.4 है। अब फर्टाइल कैसे कहेंगे कि किसी का जो स्पर्म है वो फर्टाइल है कि नहीं है? तो अपनी बुक में ये डिफाइन है कि अगर पर ml में 100 मिलियन है, और कितने संख्या है ये, 100 मिलियन एक ml में स्पर्म है और 80% मोटिलिटी है, तो ये बोला जाएगा कि फर्टाइल है, गुड है। अगर 20 to 30 मिलियन है पर ml और 40% मोटाइल है, तो बोला जा सकता है कि मे बी मे नॉट बी, बॉर्डर लाइन है, इसको यस और नो कुछ भी बोला जा सकता है। और अगर 10 मिलियन है पर ml और 10% है, तो ये इनफर्टाइल है। तो अगर किसी व्यक्ति के सीमेन की टेस्ट में, लैब में टेस्ट होगा, तो ये चेक करेंगे, तो इस हिसाब से वो बताएंगे कि वो ह्यूमन जो मेल है वो फर्टाइल है या फर्टाइल नहीं है। वो इस बात पे डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ स्पर्म पर ml और मोटिलिटी, ये चीजें डिफाइन करती हैं कि वो कैसा होगा। टाइम थोड़ा सा 10 मिनट और हो सकता है कि कैसे करना है? बढ़ा लीजिए 5 मिनट, 5 मिनट। ओके। इसकी कंट्रोलिंग कैसे होती है? ये जो कंट्रोल होते हैं, जो सिक्रेशन ही कैसे कंट्रोल होते हैं? तो देखिए, हाइपोथैलेमस मास्टर ग्लैंड है और पिट्यूटरी से बाकी वो एफएसएच, एलएच होते हैं। तो कैसे होना है? हाइपोथैलेमस गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है, जीएनआरएच। ये फीडबैक मैकेनिज्म इसके पास भी है, प्लस और माइनस, कल हम लोग चर्चा किए थे। ये किसको देता है? एंटीरियर पिट्यूटरी को देता है। हाइपोथैलेमस क्या देता है? जीएनआरएच, ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी है ये रिलीज करती है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एलएच से रिलीज होता है लेडिक सेल्स, जिसके अभी हम लोगों ने चर्चा किया था, वो रिलीज करता है टेस्टोस्टेरोन और वो स्पर्मेटोजेनेसिस करता है। माने यहाँ पे स्पर्म का जो फॉर्मेशन है या उसकी बढ़ाता है, उसकी न्यूट्रिशन देता है, ये सारी चीजें करता है। फोलिकल ये क्या करता है? सर्टोली सेल की बात किए थे हम लोगों ने कि वो टेस्टोस्टेरोन को बाइंड करता है एबीपी से और स्पर्म को बनाता है। हम लोगों ने बोला था कि स्पर्म बनता है स्पर्म सेल से। इसका नरिशमेंट ये सर्टोली सेल करता है, जैसे हम लोगों ने बात किया था। कैसे करता है? तो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन सीक्रेट करता है और वो उसको पकड़ के ले जाता है और अंदर डाल लेता है।
अगर लगता है बॉडी को कंट्रोलिंग में कि हमारे पास स्पर्म कम है, तो हाइपोथैलेमस इसको ये सीक्रेट करवाता है। ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड सीक्रेट होता रहेगा या सीक्रेट नहीं होगा, नहीं। इट इज अंडर कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस थ्रू इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। करती है इंटीरियर पिट्यूटरी एलएच और एफएसएच के थ्रू, लेकिन फाइनल गवर्निंग बॉडी इज द हाइपोथैलेमस, लिम्बिक सिस्टम का सर्वोच्च सदस्य है। तो ये अगर एक्सेस हो गया स्पर्मोजेनेसिस, माने खूब शुक्राणु बनने लगे, तो टेस्टोस्टेरोन एंटीरियर पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस दोनों को सिग्नल देता है कि मेरे पास स्पर्म बहुत हो गए भाई, बहुत ज्यादा बन गए हैं। तो वो जीएनआरएच का रिलीजिंग कम कर देता है, रोक देता है। और अगर ये बोलता है यहाँ इनहिबिशन, यहां से अगर ये एबीपी और इस जोन से उसको अगर ये सिग्नल मिलता है कि भाई मेरे पास स्पर्म नहीं है या स्पर्म है, तो जो भी कंडीशन होती है स्पर्म है तो रोकेगा, और स्पर्म नहीं है तो बनाएगा। और बनाएगा तो बनाने का प्रोसेस यही है, और रोकने का प्रोसेस है कि जीएनआरएच रिलीज नहीं होगा। रिलीज होगा तो स्पर्म बनेंगे, और उनका नरिशमेंट का प्रोसेस ये है, सर्टोली सेल और एबीपी, इस तरह से। तो ये हाइपोथैलेमस का कंट्रोलिंग है कि कैसे कंट्रोल करता है। तो हाइपोथैलेमस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन आवर बॉडी। बाकी सारी चीजें ब्रेन सबको बोलिए, लेकिन अगर एक छोटा सा हाइपोथैलेमस है जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो ये प्रोसेस है कंट्रोल करने का। दैट्स सफिशिएंट। और जैसा कोशिश किया, जैसा जितना समझ सर। बहुत बढ़िया किया सर, बहुत बढ़िया, सुंदर, सारुचे। इनके आधार पर हम लोगों को तय करना है कि जब कोई बीमारी कोई हो तो उस बीमारी का इलाज कहाँ पे करना है। तो यानी आप समझ लीजिए कि एंडोक्राइन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है। केवल एंडोक्राइन के लिए नहीं, एंडोक्राइन सारे फंक्शंस के लिए जिम्मेदार है, और चाहे पुरुष हो चाहे नारी हो, दोनों के लिए, गोनेडल डेवलपमेंट के लिए जीएनआर, वही आप देखिए, वही हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी, दो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम लोग बहुत से मामलों में इनकी सहायता लेनी चाहिए। और हम लोग जानते हैं TW20 है हमारे पास, और हमारे पास लेफ्ट थंब में वात ज्वाइंट है, हाइपोथैलेमस का पॉइंट है, हम लोग वहां पर मेथी लगाकर काम चला सकते हैं। पिट्यूटरी में हमारा फिंगर नंबर 7 पे है पिट्यूटरी, वहां पर मिडिल ज्वाइंट में है, वहां हम लोग काम चला सकते हैं। थायराइड वाले की कोई प्रॉब्लम आती, जो कल तिवारी जी ने बताया था, तो थायराइड की प्रॉब्लम आती तो हम लोग फिंगर नंबर 6 में काम चलाते हैं। पैराथायराइड है तो फिंगर नंबर 5 में हम लोग काम चला सकते हैं। वहां चाइनीज में TW3 है, बहुत इंपॉर्टेंट। पीनियल ग्लैंड का जरूरत बहुत कम पड़ती है। लेट जो अवस्थाएं हैं, जो एजिंग प्रोसेस है, उसमें पीनियल ग्लैंड से सिक्रेशन कम होता है, इसकी वजह से नींद कम आती है, ये भी एक कारण हो सकता है। तो उसके लिए गॉल ब्लैडर और यूबी में आपको दोनों को पढ़िएगा। ट्रीटाइज 4 में जीबी का फंक्शन और यूबी का फंक्शन ट्रीटाइज 4 में बहुत बढ़िया है। ट्रीटाइज 7 में यूबी का फंक्शन दिया हुआ है। हम जानना चाहते हैं कितने लोग सेमेस्टर 3 में हैं जिन्होंने सेमेस्टर 2 में चैप्टर 19 के आगे पढ़ा है। कितने लोग हैं, कोई संख्या बताए। जो लोग सेमेस्टर 3 में पहुंच चुके हैं, सेमेस्टर 2 का चैप्टर है ट्रीटाइज 7 किताब है, उसमें चैप्टर 19 के बियॉन्ड किसने पढ़ा है, कितने लोगों ने पढ़ा है, देखा है, उठाया है, खोला है, बताइए। सुदेश मलिक सर पढ़े हैं हम, आप उपन्यास की तरह बोले थे ना पढ़ने के लिए। नहीं ठीक है, उतना पर्याप्त है। उपन्यास खोला तो बस यही में। और सेमेस्टर 3 में कोई है? सत्यवती। हाँ सत्यवती मैडम, हाँ जी 3rd में है। यस सर। आपने देखा है? पढ़ा नहीं सर, आगे पढ़ा नहीं। हाँ आगे तो नहीं पढ़ा सर, पर पढ़िए। हाँ जी। क्योंकि देखिए, जो चीज आप इधर पहले पढ़ रहे हैं
वो वाला कोर्स में नहीं रखा गया, नहीं है, उतना पढ़ा नहीं सकते पूरी किताब को, वो कोर्स में नहीं है। लेकिन 19 के बाद 30 तक आपको कंसेप्ट बहुत क्लियर होगा कि कौन ऑर्गन क्या काम करता है चाइनीज के हिसाब से। तो उसको जरूर एक बार उपन्यास, जैसे प्रतिमा राव ने बताया, उपन्यास पढ़िए। उपन्यास पढ़ेंगे तभी तो कुछ, ऐसा तो नहीं उपन्यास में आप सब भूल जाते हैं, कुछ कैरेक्टर याद रहते हैं ना, तो कुछ चीजें याद रहेंगी। मज्जा का उत्पादन करता है, नीचे के 3 द्वारों का नियंत्रक है, ये सब किडनी उनमें आ जाएगा। तो मज्जा का उत्पादन आप समझ जाओगे कि जब भी बोन मैरो की बात होगी तो आपको किडनी जाना है। जब भी कोई प्रॉब्लम ब्रेन की होगी, कहीं होगी, मज्जा का उत्पादन कहीं कम हो रहा है, मज्जा इसमें इसका मज्जा अलग है, इसकी मज्जा, चाइनीज मज्जा इज डिफरेंट फ्रॉम बोन मैरो। इस मज्जा से उत्पन्न होता है बोन मैरो, बोन मैरो से बनता है वो, सीएसएफ में कंट्रोलिंग है। इसलिए किडनी इसेंस और किडनी यांग और किडनी इन सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है लाइफ स्टाइल के लिए, जो चाइनीज दर्शन के हिसाब से। इसलिए मैं कहता हूं उसको उपन्यास की तरह पढ़िए, और जब मौका मिले, ट्रेन में जा रहे हैं कोई बात नहीं, आप इस किताब को ले लीजिए, उसको उपन्यास की तरह पढ़िए। ये मान के चलिए कि वो गुलशन नंदा की किताब है, तो ये मान के चलिए कि ये जो है घीसू माधव की कहानी है, कहानी की तरह पढ़िए। मोबाइल के जो कहानियां हैं उनको अवॉइड करिए, उन कहानियों से बेटर कहानियां हैं ये। इसमें कुछ भी समझ में आ जाएगा आपको, जब आगा स्क्रीन क्या करेगी, विचारों का कह देगी वह, फिर कह देगी कि लीवर के पास, कहेंगे कि लीवर के पास एक वहां भी आत्मा है, एक आत्मा आपके पास, 2 आत्मा कंसेप्ट है चाइनीज में, एक आत्मा लीवर के पास है और एक आत्मा आपके लंग्स के पास है। लीवर सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन बता रहा है, हार्ट राजा जरूर है, लेकिन लीवर सबसे बड़ा सेनापति है, सबसे बड़ा ऑर्गन है, सबसे फर्टाइल ऑर्गन है, सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन है। तो ये जब ये पढ़ेंगे ज्ञान समझ में आएगा। ऐसा नहीं है हमको भी नहीं पढ़ाया गया, हमने किताब देखा कि किताब तो इतनी मोटी है, पढ़ाया तो हमको बहुत कम जा रहा है, चैप्टर 9 तक। तो हम क्यूरियोसिटी में आगे पढ़े ना कि भाई आगे देखें है क्या, तो देखा कि अरे तो ज्ञान का भंडार वही है, उसी से कंसेप्ट क्लियर होगा, पीडब्ल्यू का फंक्शन वहां समझ में आएगा। पीडब्ल्यू को वो नहीं कह रहे हैं, देखिए वार्मर को नहीं कह रहे थे एंडोक्राइन सिस्टम, प्रोफेसर पार्क जेबो ने कहा, लेकिन वो उन्होंने सारी बातें कह दिया जो एंडोक्राइन सिस्टम की तरह है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि ज्ञान की धारा, अजस्र धारा, जिसको अजस्र माने लगातार जो चलती रही, अजस्र धारा बहनी चाहिए, और ज्ञान और कर्म शक्ति के अद्भुत समन्वय से आपको बेस्ट थेरेपिस्ट बनना है। यह हमारी योजना भी है और हमारा मुहिम भी है, और आपको जो है उस मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास भी है कि ये दोनों अकेले से काम नहीं बनेगा ना, केवल आप पॉइंट लगा लेंगे तो भी कुछ नहीं होंगे। तो आपको डॉक्टर भी बनना है, आपको कंपाउंडर भी बनना है ना, आपको पॉइंट लिखने भी है और आपको लगाने भी है, इंजेक्शन लगाना भी है, दोनों काम करने हैं। तो हम लोग जो है खेमका सर के सपनों को पूरा करने के लिए, तिवारी जी ने जो आज कहा, इसको हम लोग फैलाएंगे बाहर। और ये देखिए, फीमेल है तो मेल ऑर्गन जरूर पढ़िए, मेल है तो फीमेल ऑर्गन जरूर पढ़िए। जिस समय चिकित्सा में, थेरेपी में सफलता वो होगी जब कोई लेडी मेल प्रॉब्लम को, मेल ऑर्गन्स के प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगी, वो बेस्ट चिकित्सक होगी चिकित्सा के दृष्टि से। अगर और मेल जिसमें फीमेल की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा, वो बेस्ट चिकित्सक उस रूम में होगा। क्यों? क्योंकि वो समझ रहा है कि उसकी ये प्रॉब्लम है, FSLH है कि FSH की प्रॉब्लम है, कौन सी प्रॉब्लम है, तो फिर वो कंट्रोलिंग देख लेगा कि कितना 28 दिन की साइकिल में क्या साइकिल चेंज हुई है, FSH को डेवलप होना था या LH को डेवलप होना था, कहाँ कर रहा है, वो यूट्रस में कंट्रोल कर रहा है कि ओवरी कंट्रोल कर रहा है, यहाँ गोनेडोमेट्रोपिक में आपको कर रहा है,
जो यहाँ पे दिखाया कि सर्टोली सेल्स को प्रभावित कर रहा है कि अल्टीमेटली वो कौन सा बीच में बताया था उन्होंने कि आपको जहां पर मोर्टेलिटी बढ़ती है उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। तो ये हम लोगों को यही तय करेगा कि उस ऑर्गन, कोई भी चिकित्सा में जब है तो न नारी न पुरुष बराबर, तब आप केवल थेरेपिस्ट हैं, चिकित्सक हैं, ये मान के चलिए। तो हम लोग खिमका सर के सपनों को पूरा करेंगे। सपने क्या है? ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग विदा लेते हैं। कल हम लोग फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। प्रणाम सर। प्रणाम सर। सर बहुत बढ़िया सर। नमस्कार सर। प्रणाम सर। नमस्कार। नमस्कार सर। थैंक यू एवरीवन।